यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की गूंज सुनाई देने लगी। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बुआ बबुआ एक बार फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात, अखिलेश माया फिर आए साथ। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान। तो यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन तैयार हो रहा है। उपचुनाव में सुपरहिट रही अखिलेश माया की जोड़ी एक बार फिर तैयार है 2019 का सियासी पासा पलटने के लिए। सूत्रों के माने तो प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर मायावती और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शनिवार को सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। 2014 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बसपा सपा गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ी और दोनों ही सीटों पर गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सपा बसपा गठबंधन का फॉर्मूला लेकर ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी में गठबंधन के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देंगी। शनिवार को लखनऊ के होटल ताज में मायावती और अखिलेश यादव पीसी करके गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा बसपा के परखच्चे उड़ा दिए थे। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 5 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका संदेश 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दे चुकी है। ये गठबंधन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी 25 साल बाद, 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके पहले गठबंधन के फार्मूले ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इस गठबंधन के फार्मूले में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है, तो राहुल और सोनिया की सीटें भी छोड़ी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर संयुक्त प्रत्याशी अपना गठबंधन उतारेगा। यानी बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिर गठबंधन के उस फार्मूले को कैसे हराए जो 42% के वोट शेयर तक पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन का ढांचा कैसा होगा, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं है, क्योंकि आरएलडी चीफ अजीत सिंह की माने तो सीट पर उनकी बात नहीं हुई है। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो भी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस अलग ही ताल ठोक रही है। महागठबंधन का ऐलान अब बस होने ही वाला है, लेकिन इस गठबंधन में एसपी बीएसपी के अलावा कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि एसपी बीएसपी ने पहले दिन से ही कांग्रेस से किनारा कर रखा है। भले ही कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन राहुल गांधी प्रदेश में 10 बड़ी किसान रैली करने जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस फिर से प्रदेश में जनाधार मजबूत करने की कोशिश करेगी। मेरा मानना यह है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बट हाँ, अगर कोई जना हम लोगों को इसमें कम आंकता है या उसको हमें समझता यह है कि हम इतने मजबूत नहीं हैं, तो शायद वो इस गलती में है। वहीं आरएलडी चीफ अजीत सिंह ने कहा है कि वो भी गठबंधन का हिस्सा है, ये तो तय है। लेकिन महागठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। हमारी अभी जैद की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बगावती तेवर दिखा रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी इशारा क्या है, ये समझने की कोशिश जारी है। क्योंकि इनका कहना है कि ये बीजेपी को तय करना है कि वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे या फिर महागठबंधन का। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम महागठबंधन में जाएंगे, वो नहीं चाहेगी तो नहीं जाएंगे। हमारा काम कर दें, हमको सीट नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमारी लड़ाई 27% आरक्षण में बंटवारे की है। यानी साफ है कि महागठबंधन के साथ साथ पॉलिटिकल बार्गेनिंग का बाजार भी गर्म होने वाला है।
जिसमें नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अपनी चाल चलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आम चुनाव की सियासी बिसात पर किसकी चाल कामयाब होगी और कौन इस बिसात पर हो जाएगा फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले दिन अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक ओर गठबंधन पर निशाना साधा तो दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी यूपी में 74 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास है। गठबंधन, 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 क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। अमित शाह ने मंच से ही जमकर कोसा गठबंधन को। वहीं दूसरी ओर कन्नौज में अखिलेश यादव गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब देते नजर नहीं आए और साफ कर दिया कि कल बात होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन पर हमला बोल दिया। कहा, वजूद के लिए गठबंधन हो रहा है। अभी गठबंधन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कल सब बातें होंगी। आज ये कार्यक्रम पहले से तय था क्योंकि 7 तारीख से और 20 तारीख तक गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता नेता अपनी बात रख रहे हैं, समझा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देख करके ही और जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। वहीं सपा बसपा के महागठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि ये गठबंधन पीएम मोदी के डर से बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेताओं का गठबंधन हो गया है। क्या सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन कैसे होगा? डरे हुए लोग होते हैं, वो आपस में इस प्रकार के गठजोड़ करते हैं। आज मोदी जी का डर चारों तरफ है, योगी जी का डर चारों तरफ है, और उस डर से सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ लोग मिलकर सत्ता प्राप्त करने का दीवा स्वप्न देख रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज चाणक्य की वो बात सत्य साबित हो रही है कि जब ये समझो कि विरोधी विचारधाराओं वाले लोग जब एक होने लगे अपने राजा के प्रति, अब राजा तो है नहीं, आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का जो नेतृत्व करता होता है प्रधानमंत्री है, कि उसके खिलाफ जो सारे लोग मिलने लगे तो समझो कि राजा ठीक काम कर रहा है। और इस मामले पर बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने भी क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती है, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। बीजेपी की कहने की बजाय उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। अखिलेश ने नारा दिया था कि मायावती के भ्रष्टाचारों की हम जांच करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ये दोनों अपने पिछले बयानों के लिए क्या सार्वजनिक क्षमा मांगने को तैयार हैं? वहीं कन्नौज में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चौपाल कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गंगा से लेकर विकास की रफ्तार पर बीजेपी को फेल करार दिया कि अगर इस पैसे को खर्च नहीं किया गया, बहुत वर्ष हो गए, ये पैसा वापस चला जाएगा, आगरा को गंगा का पानी पीने को नहीं मिलेगा। उस समय हमने टेंडर करवाया, योजना शुरू की,
योजना पूरी कर दी, और जैसे योजना पूरी हुई और उन्हें पता लग गया उद्घाटन के लिए, वो तुरंत आ गए, उद्घाटन कर दिया। गंगा को साफ करने का जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है, उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से गोमती को सफाई करने का काम समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किया है। ये गंगा तो बाद में साफ करें, पहले हमारी काली नदी साफ करके दिखा दो। और तेजी से काम इसलिए करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क, बिजली और घर मकान के, इसलिए नहीं तो बहुत सारे नौजवान कुछ देख ही नहीं पाएंगे, उनके सपने वैसे के वैसे खत्म हो जाएंगे। और हमें कभी कभी डर लगता है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो भारत में एक पीढ़ी, दो पीढ़ी बिना नौकरी, बिना रोजगार किए ही चली जाए। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करते हैं रेणुकाजी डैम की। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले रेणुकाजी डैम का अब रास्ता साफ हो गया है। गिरी नदी पर बनने वाले इस डैम को लेकर एमओयू पर आज दिल्ली में दस्तखत किए गए। प्रोजेक्ट को लेकर 6 राज्यों के बीच समझौता हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। सभी राज्यों के लिए अलग अलग एमओयू पर दस्तखत किए गए। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है जो उत्तराखंड से शुरू होकर राज्यों में जाती है। डैम से 40 MW बिजली बनेगी, पूरी की पूरी हिमाचल को मिलेगी, जबकि बाकी 5 राज्यों को डैम से नदी का पानी मिलेगा। अब बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव की। तो गोरखपुर महोत्सव का आज से आगाज हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल राम नाईक ने किया। राज्यपाल ने कहा कि सब लोगों को मिलकर यूपी के विकास के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब यूपी विकास करेगा तभी देश भी विकास का पथ पर आगे बढ़ेगा। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आह्वान करूंगा कि आप आइए, गोरखपुर महोत्सव का आनंद लीजिए और देश के प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए जिस प्रकार का कार्य यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के ही है, योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, वही प्रगति हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की करें। उत्तर प्रदेश की प्रगति होती है तभी देश आगे बढ़ सकता है। सीएम योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने ये समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों से कामकाज का हालचाल जाना गया। अधिकारियों से बैठक के बाद सीएम योगी टेंट सिटी में निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद सीएम दीनदयाल हस्तकला संकुल और लालपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां चल रहे कामकाज का भी सीएम योगी ने जायजा लिया। 23 को 15वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दुनिया के 5000 से अधिक डेलीगेट्स इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। एक अवसर होगा काशी, जो देश की दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और एक धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, उसको देखने का। उस सौभाग्य से लोग यहाँ पर काशी को नजदीक से देख सकेंगे। और अब बात करते हैं कुंभ मेले की। इस बार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यूपी सरकार ने दिल्ली की एक क्रिएशंस कंपनी के साथ मिलकर लग्जरी टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम बनाया। इसमें सबसे महंगा टेंट 35,000 का है। खास बात यह है कि इसमें कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी गई है। ये 900 स्क्वायर फीट तक फैला है, जिसमें 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम भी है। इसमें गृहस्थी का सारा सामान, फर्नीचर से लेकर बेड और प्राइवेट वॉशरूम, एलईडी टीवी और बाकी लग्जरी आइटम हैं। ये इंद्रप्रस्थम का सबसे प्रीमियम टेंट है। टेंट में हाई क्वालिटी लिनन, वेजिटेरियन फूड कोर्ट,
वाईफाई, सीसीटीवी, फर्नीचर और 24 घंटे गेस्ट सर्विस मौजूद है। देख सकते हैं आप कितना लग्जरियस है। और ये टेंट सिटी परंपरागत टेंटों के अलावा 5 सितारा वाली फील भी देगी। फ्री वाईफाई की सुविधा भी यहां उपलब्ध रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आप देखिए अपना उत्तराखंड मेरी सहयोगी प्रीति के साथ।